बोलने का। देखिए, मैं यहाँ अमेरिका से बोल रहा हूँ, जिसका मैंने ज़िक्र कुछ दिन पहले आपके चैनल पे किया था कि यहाँ 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण हुए हैं। एक तो तेल की कीमत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। डीज़ल और पेट्रोल जो है दिन-ब-दिन हर मरहला जो है यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं। अभी कल तक बड़ी-बड़ी धमकियां अमेरिका दे रहा था, लेकिन अब एक बात बार-बार कह रहे थे और हमारे एक्सपर्ट भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अब अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो ईरान पे बड़े हमले करे। अब मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की, और जो सूरत हाल है वो आपकी खिदमत में हर रोज की तरह पेश करूंगा। जी हाँ, हालात जो है वो अभी अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका जो दम भरता था कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हालत यह है कि अब अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। अभी कल तक बड़ी बड़ी धमकियां अमेरिका दे रहा था, लेकिन अब एक बात बार बार कह रहे थे और हमारे एक्सपर्ट भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अब अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो ईरान पे बड़े हमले करे। अमेरिका की हालत खस्ता हो रही है और अमेरिका हर एतबार से कमजोर हो रहा है। सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाला अमेरिका अब यह सोच रहा है कि जान कैसे बचे। ईरान ने जो चाल चली है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए हर तरफ से मिसाइल, ड्रोन और डिप्लोमेसी। क्या ईरान के आगे झुका अमेरिका? क्यों बदले ट्रंप के तेवर? जी हां, ट्रंप के तेवर बदल गए। क्यों? वजह क्या है? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जानना बहुत जरूरी, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और हम इस पूरे मसले पर आपको बता रहे हैं। पूरे मसले पर हम गौर कर रहे हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं, और इसलिए भी ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप देखिए अभी कल तक बड़ी बड़ी धमकियां अमेरिका दे रहा था, लेकिन अब एक बात बार बार कह रहे थे और हमारे एक्सपर्ट भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अब अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो ईरान पे बड़े हमले करे। उसकी बहुत सारी वजूहत। एक तो आलमी दबाव है अमेरिका पे, दूसरा इंटरनल दबाव है, दाखिली दबाव है अमेरिका पर, और तीसरा इक्तिसादी दबाव है, यानी इकोनॉमिकल पोजीशन अमेरिका की डाउन हो रही। 37 अरब डॉलर ईरान की जंग में अब तक खर्च हो चुके हैं। 37 अरब डॉलर। पेंटागन ने कहा कि हमें 75 अरब डॉलर चाहिए। कहां से लाए अमेरिका? कितना डॉलर छापेगा अमेरिका? उसकी रिकवरी कैसे होगी? ये बड़े सवाल हैं, और सवाल मामूली नहीं। फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, सवाल बहुत अहम है। यहां पे जो रिपोर्ट है, क्योंकि एक साथ कई रिपोर्ट आई, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम रिपोर्ट आई, और उन रिपोर्ट को मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पे उसका जिक्र बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे आप देखिए कि किसी भी छोटी छोटी बात, मैं आपको अल जजीरा, अल मायदीन, प्रेस टीवी, और इसके अलावा तस्नीम, और जो बड़ी एजेंसियां हैं, उन सब का जिक्र करूंगा। लेकिन ये थोड़ी सी आप देख लीजिए,
अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिलहाल थम चुकी है। ट्रंप की फौज ने हमले रोक दिए हैं। ईरान ने हर हमले का कड़ा जवाब दिया। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये वो मीडिया लिख रहा है जो अमेरिका के कसीदे पढ़ते थकता नहीं था, जिससे ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। जब से अमेरिका ने हमले रोके, ईरान ने भी कोई जवाबी हमला नहीं किया। कहा जा रहा है कि अमेरिका के एयर डिफेंस मिसाइल स्टॉक कम हो रहे हैं, जिससे अरब क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा करना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बारूद गिराएंगे, ये गिराएंगे, वो गिराएंगे और पता नहीं क्या क्या बातें। लेकिन हमारे एक्सपर्ट बहुत वादे तौर पे कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे जो एक्सपर्ट है वो कह रहे थे कि आखिर में डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप, और फिर आप देखिए हमारे साथ अभी प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब जुड़ेंगे। वो इस वक्त यूएस में, अमेरिका में, और वहां जो हालात है जिस तरह के, वो वहीं से बता रहे कि कितना प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप पे, और महंगाई चरम पे, आसमान पे महंगाई। पेट्रोल की कीमत हो, गैस की कीमत हो, या वहां खुर्दनी अशिया जो है वो, हर चीज की कीमत और इलाज भी बहुत महंगा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वहां पे इंश्योरेंस लोगों का ना हो तो वहां इलाज कराना मुश्किल। वहां मेरे एक दोस्त हैं, सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद, फरमान अहमद नकवी। वो एक बार गए और वहां बताया कि सिर्फ बुखार आया, 25,000 की दवा। आप बताइए, 25,000 की एक फुंसी निकल आए तो लाखों रुपया लग जाते हैं। लेकिन चूंकि वहां इंश्योरेंस है, लोगों को पता नहीं चलता। जिनका इंश्योरेंस ना हो वो तो तबाह हो जाए। हिंदुस्तान में भी वो कल्चर पनप रहा है। हिंदुस्तान में भी अब इतना महंगा इलाज होता जा रहा है कि इंश्योरेंस जिसका ना हो, और ये इंश्योरेंस वालों ने बढ़ाया जानबूझ करके, ये पूरा एक बिजनेस है। तो अमेरिका की ये हालत है। हमारे साथ पाशा साहब जुड़ गए, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा। लेकिन जिस तरह के हालात, अभी मैं एक और खबर जो मैं सोच रहा हूं उसका जिक्र करके, और फिर हिजबुल्लाह के, ये अभी अल जजीरा, हिजबुल्लाह के बैत के खत पर कायद का जवाब। आज जब दुनिया की कौमें अमरीकी हुकूमत और जराइम पेशा सयूनियों के जुल्म जब से तंग आ चुकी हैं, जो कि जिंदगियों और नस्लों को तबाह करने वाले हैं, मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। मज़ाहमत यानी टकराव, जवाब, कोई रास्ता नहीं है का। अब यानी करबला, 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 कोई रास्ता नहीं बचा। वहां पर भी आप देखिए क्या हुआ। करबला एक दिन का नतीजा नहीं है, एक दिन का नतीजा नहीं है करबला। 3 खुलफाए राशिदीन का कत्ल, सुलह हुसैनी हसनी, और उसके बाद इमाम हसन का कत्ल, और फिर जो हालात बने, और उसके बाद करबला रोनुमा हुई थी। आज जो हालात हैं, चाहे वो गजा का हो, लेबनान का हो, यमन का हो, ईरान का हो, इराक का हो, अफगानिस्तान का हो, जहां का भी हो, ये हालात एक दिन में नहीं पैदा। लेकिन रास्ता क्या? वही इशारा हो रहा है कि मज़ाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई और रास्ता है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे साथ जुड़ गए प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब। मैं स्क्रीन पर ले लेता हूं। इतनी बड़ी शख्सियत जब आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है बोलना।
लेकिन मैं इस्तकबाल करता हूँ प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा साहब का। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। जियो पॉलिटिक्स पे आपकी एक रिसर्च है पूरी, जो वहां पे हुआ है, 40 साल का तजर्बा, जबरदस्त। नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे आप तमाम चैनलों पे अपनी राय देते हैं, और बड़ी बेबाकी से, साफगोई से, बड़ी शफाफियत होती है आपकी गुफ्तगू में। मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और प्रोफेसर साहब, पाशा साहब, जो आपने प्रिडिक्ट किया था कि अमेरिका जंग नहीं लड़ पाएगा, बड़ा प्रेशर है और इसे अल्टीमेटली रोकना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, और मेरा ख्याल यह है कि वही हो गया। अल्टीमेटली हमले को रोकना पड़ा, जंग को रोकना पड़ा, और फिर वही बातचीत के टेबल पे आएगा, और इसके बहुत सारी वजूहात। मैं आपसे मुझे लग रहा ये सवाल पहला होना चाहिए कि ये जो जंग रुकी है फिलहाल, ये कहां तक स्टैंड करेगी, और क्या आपको लगता है कि अब होगा क्या? क्या बातचीत फिर से होगी, या फिर से हमले शुरू हो जाएंगे? पाशा साहब। जी, शुक्रिया डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, आपने मुझे मौका दिया इस आपके चैनल पे बोलने का। देखिए, मैं यहाँ अमेरिका से बोल रहा हूँ, जिसका मैंने जिक्र कुछ दिन पहले आपके चैनल पे किया था कि यहाँ 2-3 चीज महत्वपूर्ण हुए हैं। एक तो तेल की कीमत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। डीजल और पेट्रोल जो है दिन ब दिन हर मरहला जो है यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं, और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस पर बैरल 100 के ऊपर चढ़ गया है, जिसका डायरेक्ट नतीजा यहाँ अमेरिका में होता है। क्योंकि हालांकि अमेरिका में भी काफी तेल उत्पादन होता है, लेकिन जो यहाँ की कंपनीज हैं, अमेरिकी ऑयल कंपनीज, वो दुनिया में जो प्राइसेस होते हैं उसी के मुताबिक यहाँ भी लोगों को चार्ज करते हैं। तो ये नहीं कि इतना ज्यादा तेल उत्पादन होने के बावजूद यहाँ कीमतें कम होंगी, जैसा खाड़ी के देशों में होता है, जहाँ तेल ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, वहाँ बहुत कम इसकी कीमत होती है। लेकिन यहाँ बरअक्स जो है महंगा तेल होता है। तो इससे जो है लोग काफी परेशान हैं, और जिससे ट्रंप की सदारत को बड़ा धक्का पहुंचा है। उनकी मकबूलियत जो है हर लम्हे, जैसा जैसा तेल की कीमत बढ़ती है, उनकी मकबूलियत कम होती जा रही है और तनकीद बढ़ती जा रही है। सिर्फ आम आदमी अमरीकी ही नहीं, लेकिन खुद रिपब्लिकन पार्टी में जो है फूट हो गई है, और वो बार बार डेमोक्रेट के साथ मिलके जो है ट्रंप के खिलाफ कुछ न कुछ कांग्रेस में या पार्लियामेंट में करते आ रहे हैं। और ये नाराजगी मेरे ख्याल से कम होने वाली नहीं है, क्योंकि खाड़ी के हालात वहां सुधर नहीं रहे हैं। अमेरिका के ये दुगना पॉलिसी की वजह से जो सीज फायर उन्होंने 8 अप्रैल को कबूल किया था, उसके बाद 17 जून को एमओयू जो साइन किए थे खुद ट्रंप, उसको खिलाफ वर्जी करके जेपी जेसीपीओ की तरह उसको निकारना, ये आदत बन गई है अमेरिका की। जो भी मुआहदा करते हैं ईरान के साथ या कोई देश के साथ हो, अभी तक उन्होंने उसको निभाया नहीं है, उसकी खिलाफ वर्जी की है, जिससे ईरान जो है ये एमओयू को सस्पेंड कर दिया है, और लगातार 10-12 दिन बमबारी अमेरिका ईरान पे करता रहा, और जवाबी हमले इतने ताबड़तोड़ हुए ईरान की तरफ से कि सिर्फ खाड़ी के देशों में ही नहीं अमेरिका की एटम के ऊपर हमला ईरान ने हमला किया, बल्कि ये जॉर्डन पे भी इतनी भारी बमबारी हुई कि वहां अमेरिका के नुकसान जो है हवाई अड्डों में और हेलीकॉप्टर्स में और रिफ्यूलिंग प्लेन्स वगैरह सब इतने शदीद हुए कि वहां कई अमेरिकी फौजी जख्मी हुए, मारे गए, और उनको वहां से हवाई जहाज हटाना पड़ा। मरी इजराइल की तरफ वहां पनाह लेना पड़ा। और खाड़ी से भी सेंट्रल कमांड जो कतार में है, वहां से, कुवैत से, बहरीन से भी हवाई जहाज हटा के यूरोप ले जाना चला अमेरिका को मजबूरी में। तो इतने भयानक हमले के बाद, इतने गंभीर नुकसान के बाद अमेरिका को अब ये अच्छी तरह एहसास हो गया है कि ये जंग वो
जारी नहीं रख सकते 2 चीज़ों की वजह से। एक तो अमेरिका में इसकी मकबूलियत बहुत कम हो गई है। 60% से ज़्यादा लोग यहाँ इस जंग को ख़त्म करने के पोल्स में उन्होंने बताया है और धीरे-धीरे इसकी तादाद बढ़ रही है। जो मागा के सपोर्टर्स हैं, जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट बोलते हैं, उनमें भी जो है नाराज़गी फैल रही है कि ये बेकार की जंग जो है अमेरिका को और ट्रंप ने मुलविस करके फँसा दिया है इज़राइल के दबाव में आके। अब धीरे-धीरे अमेरिकियों को पता चल रहा है कि उनके पैसे जो है बर्बाद हो रहे हैं इस जंग में, इसका कोई नतीजा नहीं निकला है, कोई फ़ायदा नहीं निकला है, बल्कि मामला और पेचीदा हो गया है हॉर्मूज़ को लेके, तेल का मामला लेके और अमरीकी जो जाँ-बाँख हो रहे हैं हर दिन और उनके ज़ख्मियों की तादाद जो है हज़ारों की हो रही है और खुद उनको इलाज के लिए यहाँ अमेरिका में बड़ी तादाद में लाया जा रहा है। तो खाड़ी के देश भी जो है अब उनको एहसास हो गया है जैसा बहरीन, कुवैत और इवन उर्दून को कि उनकी मुखालिफत ईरान के साथ उनको कहीं दूर नहीं ले जा रही है और वो भी आग्रह कर रहे हैं कि अगर अमेरिका बमबारी जारी रखता है उनके ज़मीनों से, तो ईरान जवाबी हमले में उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी भारी नुकसान पहुँचा सकता है। जैसा उसने बता दिया कुवैत में पावर प्लांट्स और डिसैलिनेशन प्लांट्स जो खाड़ी के खारे पानी को पीने के लायक जो बनाते हैं प्लांट्स उसको नष्ट करके। तो अगर ये वो यही हुई तो दूसरे खाड़ी के देशों में भी ईरान जो है डिसैलिनेशन प्लांट्स और पावर प्लांट्स को मार सकता है। जहाँ बिजली की किल्लत होगी, पानी की किल्लत होगी, वहाँ रहने के लायक कुछ भी बचा नहीं रहेगा। तो इस लिहाज से जो है उनके ऊपर काफ़ी भारी नुकसान होगा और लोग वहाँ बख्शेंगे नहीं उन हुक्मरानों को। इस वजह से जो है ये अमेरिका ने बमबारी जो है 2 दिन से नहीं किया है। इसकी वजह से ईरान भी कोई जवाई हमला नहीं किया है। तो मेरे ख़्याल से जो बातचीत ओमान और ईरान के बीच में हो रही है, हालाँकि क्या बातचीत हुई, क्या प्रोग्रेस हुआ, अभी तक मालूम नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान और ओमान में कुछ समझौता हुआ है, जिसके तहत ओमोयू के अंदर भी लिखा गया था कि बाद में 60 दिन के बाद ओमान और ईरान मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किस तरह से चलाना है, जहाज़ों को आना-जाना कैसा प्लान करना है, ऑपरेट करना है और इम्प्लीमेंट करना है, उस पे बातचीत होगी। हालाँकि अमेरिका लगातार ओमान पे दबाव डाल रहा है कि वो साउथ कॉरिडोर, जनूबी कॉरिडोर से अमेरिका के तहत वहाँ जहाज़ आना-जाना शुरू करें और ईरान के कोस्टल लाइन से ना जाएँ बोल के। तो शायद ईरान को सफलता मिली होगी इसमें ये ओमान को मनाने के लिए क्योंकि दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं और उनके बीच में समझौता है और सिर्फ अमेरिका दखल-अंदाज़ी कर रहा था। तो मुझे लगता है कि मेरी उम्मीद ये है कि ओमान और ईरान मिलके इसका हल निकालेंगे और जो जहाज़ें फँसी हुई हैं खाड़ी में, उनको आने-जाने देंगे और जो ब्लॉकेड ईरान का अमेरिका ने डाला है, उसमें भी नरमी होगी और अ, जो तेल और गैस की किल्लत हुई है, जो कीमतें बढ़े हैं, शायद धीरे-धीरे उसको 100 के नीचे से आने लग जाएँगे जल्द से जल्द। लेकिन ये ट्रम्प जो है सदर ट्रम्प क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, ये उनके सोशल ट्रुथ में कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं। तो इस लिहाज से जो है ये डबल पॉलिसी इनकी बहुत खतरनाक है और ईरान जो कर रहा है, वो इसको ध्यान में रखते हुए कि ये सदर जो है इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जो भी आज करते हैं, कल उसके ऊपर उसका उल्लंघन करते हैं, बोल के उस दिशा में जाते हैं और वो तैयारी से खड़े हैं और
ईरान ने जवाब दे दिया है कि अगर कुछ भी आप हरकत करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो हम इसकी जवाबी भी कार्रवाई कर सकते हैं बोल के। तो अब अच्छी तरह ट्रंप को समझ में आ गया है कि ईरान घुटने टेकने वाला नहीं है, ईरान मजबूर होके बातचीत करने वाला नहीं है। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि ईरान ये आग्रह करेगा कि आप एमओयू को रिस्पेक्ट करिए, उसके एहतराम करिए और आप जो मान लिए हैं उसी को मान के चलिए और हम उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, बल्कि यही हो सकता है। और सीज़ फायर जारी रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ ख़ास उनको हासिल नहीं हुआ अमेरिका को इस बमबारी से, चाहे वो हॉर्मुज़ के नज़दीक हो या वेस्टर्न ईरान में, साउथ ईरान में, जहाँ कहीं हो वो बमबारी करने लगे, उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं हुआ। हालाँकि ईरान को नुकसान हुआ है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ब्रिजेस को, पावर प्लांट्स को वगैरह काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थे अमेरिका के कि ये झुक जाएगा और ये मजबूर हो जाएगा ईरान, वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तिनके के बराबर भी। तो जो फूट वो चाहते थे, आईआरजीसी और सुप्रीम लीडर और फॉरेन मिनिस्टर और गालिबाफ और पेजेश्कियान के बीच में, वो फूट भी उनको नज़र नहीं आ रही है। सभी मिल-जुल के ईरान में मुत्तहिदा होके काम कर रहे हैं और एकजहती है और लोग भी हुकूमत के साथ हैं। तो जो भी उम्मीद थी चकनाचूर हो गई है। अमेरिका और उनके साथी जो भी इज़राइल हैं और खाड़ी के देश हैं, कि एक और बार ट्राई किया जाए कि ये बमबारी करके ईरान को मजबूर करें। लेकिन उनको कुछ ख़ास हासिल नहीं हुआ, इसलिए वो अपने आप मजबूरन जो है सीज़फायर करना पड़ा, हमले रोकना पड़ा। और ये बढ़ा-चढ़ा के बोल रहे हैं कि ईरान जो है गिड़गिड़ा रहा है समझौता करने के लिए। ये सब बताने के लिए खुद अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है सीज़फायर और 10 दिन की मोहलत दीजिए बोल के। तो जो दुनिया जान चुकी है अभी तक कि ट्रम्प क्या कहते हैं, क्या करते हैं और ईरान क्या कहता है और क्या करता है, सभी को पता चल गया है। और ईरान अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है, मजबूर होके बातचीत करने वाला नहीं है। तो मेरे ख़्याल से यही होगा कि अगर अमेरिका हमला नहीं करता है, तो ईरान भी चुप रहेगा और इसरार करेगा कि आप एमओयू जो साइन कर रहे हैं, उस पे इम्प्लीमेंट करिए। और वही एक वाहिद तरीक़ा है। ये पाकिस्तान भी वही आग्रह कर रहा है ईरान से और कतार भी और ओमान के साथ देखना होगा कि दोनों की बातचीत में क्या उभर के निकलेगा। ओमान नहीं, नहीं, किस बिल्कुल। दिशा में